Good morning, students. We are starting the chapter 18 of geography, that is mineral and energy resources. Okay. मिनरल्स एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और प्री हिस्टोरिक टाइम से ही जो लोग हैं, पीपल हैं, उनके द्वारा इन्हें यूज़ किया जा रहा है। हर जो नया स्टेट था ह्यूमन डेवलपमेंट का, जितने भी ह्यूमन के स्टेजेस आए हैं, उसमें जो भी डिस्कवरी हुई है उनमें मिनरल्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है ना। तो आप हमने हिस्ट्री जो पढ़ी थी उसमें ये भी 6th क्लास में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें हमने पढ़ा था कॉपर एज, आयरन एज, स्टोन एज पढ़ा था ना। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट थे मिनरल्स की इनके नाम पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है शो किया गया है हिस्ट्री में। ओके। अर्ली मैन जो थे वो स्टोन का यूज़ करते थे टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए। जो फर्स्ट स्टेज है उसे इसलिए स्टोन एज कहा जाता था। कॉपर जो है फर्स्ट मेटल था जिसे डिस्कवर किया गया था, और जिस समय डिस्कवर किया गया था उस समय को कॉपर एज कहा गया। फिर ब्रोंज एज आया। ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है। फिर उसके बाद आयरन एज आया बाद में, है ना। तो इस तरह से जो हम ये बताना चाहते हैं कि मिनरल्स कितने इम्पॉर्टेंट रहे हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से ही। ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड में मिनरल जो है वो हर इंडस्ट्रीज़ के लिए बेस प्रोवाइड कराता है। तो अगर किसी भी कंट्री में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है तो वो सिर्फ मिनरल के कारण ही हो पाया है ना। छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हो या फिर बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि पिन एक छोटी सी सुई से लेकर के बड़े से एयरक्राफ्ट तक, शिप तक, बड़े बड़े शिप्स तक में मिनरल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मिनरल क्या होते हैं ना। मिनरल्स जो है क्रिस्टलिन एलिमेंट होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं एलिमेंट्स के, जो अर्थ में नेचुरली अकर होते हैं। ठीक है। मिनरल्स जो हैं उनको ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है 2 मेन ग्रुप में, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनमें मेटल ऑब्टेन होता है, जैसे कि आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, टिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेटालिक मिनरल के। फेरस और नॉन फेरस, ये 2 सब डिवीजन है मेटालिक मिनरल के। फेरस मेटालिक मिनरल क्या होता है? जिनमें आयरन होता है। ठीक है। जैसे क्रोमाइट, पायराइट, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, ये सब एग्जाम्पल हैं फेरस मेटालिक मिनरल के। नॉन फेरस मेटालिक मिनरल क्या होते हैं? जिनमें आयरन नहीं होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, बॉक्साइट एटसेट्रा। ठीक है। ये थे मेटालिक मिनरल्स। अब नॉन मेटालिक मिनरल क्या होते हैं? नॉन मेटालिक मिनरल वो मिनरल्स हैं जिसमें मेटल कंटेन नहीं होता है, जैसे कोल, माइका, सल्फर, पोटाश, पेट्रोलियम। ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल हैं। ठीक है। कुछ मिनरल जो हैं वो हैवी होते हैं, जैसे कि आयरन, और कुछ लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, है ना। और उनके अलावा उनके जो अलॉयज़ होते हैं, अलॉय क्या होता है? जब 2 मेटल को मिला करके, अलग अलग मेटल को मिला करके एक नया मेटल तैयार किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अलॉय कहलाता है ना। कोल और पेट्रोलियम ये भी मिनरल्स हैं और इन्हें फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। ये जो मिनरल्स हैं इन्हें सेडिमेंट्री रॉक से अकर किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है। नाउ माइनिंग क्या होती है? माइनिंग का मतलब होता है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना कॉमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है। इस प्रोसेस में जो मिनरल्स हैं वो खोद करके ज़मीन की गहराई से निकाले जाते हैं। मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए माइंस में से जो ग्राउंड है, ज़मीन है, उसको डग किया जाता है, खोदा जाता है, या फिर एक्सकेवेट किया जाता है। कभी कभी जो मिनरल्स हैं वो अर्थ की सरफेस के पास में ही मिल जाते हैं, है ना। माइंस जो सरफेस के पास में होते हैं उन्हें क्वेरी कहते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जो माइनिंग को या फिर क्वेरिंग को अफेक्ट करते हैं कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए। उनमें से कुछ दिए गए हैं। देयर शुड बी एनफ और अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स टू बी ऑब्टेन्ड, है ना। क्यों माइनिंग की जाती है ना, इस क्वेरिंग क्यों की जाती है? क्योंकि जो मिनरल्स हैं उनकी शॉर्टेज होती है, बहुत कम मात्रा में
होते हैं, इसलिए उनको ऑब्टेन करने के लिए माइनिंग की जाती है। वैल्यू ऑफ द मेटल्स और मिनरल्स इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माइनिंग। और माइनिंग कहाँ पर की जाए, है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो मेटल है या फिर मिनरल है उसकी क्या वैल्यू है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही माइनिंग की जाती है। मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और डायमंड होते हैं, इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, तो उन्हें हायर कॉस्ट पर माइन किया जाता है। उनको बाहर निकालने का जो कॉस्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है ना। माइनिंग का जो कॉस्ट है किसी भी मिनरल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। माइनिंग में जब ज़्यादा कॉस्ट लगती है ना, तो ये एक मेजर ऑब्स्टिकल बन जाता है माइनिंग के तरीके के लिए, रुकावट बन जाता है। अगर मिनरल लो वैल्यू का है मार्केट में, तो मिनरल जो है जो उसे माइन नहीं किया जाता है ज़्यादा मात्रा में। ओके, आयरन एंड कोल्ड जैसे बल्कि मिनरल जो हैं, जिनके लिए चीप लेबर और प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, तो चीप लेबर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं इस तरह के केसेस में। क्वालिटी और द ग्रेड ऑफ द ओर दैट्स टू बी obtained इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस ग्रेड का या जिस क्वालिटी का ओर ऑब्टेन हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुअर क्वालिटी का जो ओर है, ओर क्या होता है, द रॉ मिनरल। जो मिनरल्स हैं वो अपने एक्चुअल फॉर्म में अर्थ के नीचे से नहीं मिलते हैं, बल्कि रॉ फॉर्म में मिलते हैं। उनको फिर प्योरीफाई किया जाता है और उनको यूजेबल बनाया जाता है ना। तो जो रॉ फॉर्म में होते हैं मिनरल वो ओर कहलाते हैं। तो जो पुअर क्वालिटी के ओर हैं वो जो है वो इवन नॉट इवन गिव आउट द कॉस्ट इनकर्ड इन इट्स माइनिंग। तो उसको निकालने का या उसको डिग करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। टोपोग्राफी या जो रिलीफ फीचर होता है और जो दूसरे फिजिकल कंडीशन होते हैं वो भी माइनिंग, किसी भी ओर के माइनिंग को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो हमने पढ़े हैं कुछ पॉइंट्स, ये क्या हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स हैं वो लिमिटेड हैं, उनके लिमिटेड रिजर्व्स हैं अर्थ में। ठीक है, इसीलिए इनका यूज़ बहुत ही वाइजली करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये एग्जॉस्ट हो गए, ख़त्म हो गए, तो फिर ये वापस नहीं मिलेंगे, है ना। मिनरल्स जो हैं वो रीन्यूएबल रिसोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में मिनरल्स हैं, लेकिन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हाईली अनइवन है, मतलब हर जगह एक जैसे मिनरल नहीं मिलते। कुछ एरियाज़ में कुछ मिनरल रिसोर्सेज की रिच वैरायटी होती है, जबकि कुछ एरियाज़ में मिनरल नहीं के रिसोर्स नहीं होते हैं। जैसे यूरल माउंटेन है रशिया में, कैनेडियन शील्ड और साउथ अफ्रीका जो है वो, वहाँ पर मिनरल्स के रिच रिजर्व्स हैं, जबकि जो बहुत बड़ा एरिया है अमेज़न बेसिन का, नीदरलैंड, डेनमार्क का, यहाँ पर मिनरल रिजर्व्स बहुत ही कम हैं, बहुत पुअर कंडीशन में है। ठीक है, इस तरीके से जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में वो बहुत अनइवन है। कुछ मिनरल्स जो है वो कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वर्ल्ड के। एग्जाम्पल के लिए कनाडा जो है लगभग निकल का हाफ रिजर्व्स कैरी करता है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में जितना भी निकल पाया जाता है उसका 50% कनाडा में पाया जाता है। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में 60% से ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व्स हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो टिन सप्लाई है वर्ल्ड में वो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज से होती है, जैसे कि मलेशिया, चाइना, थाईलैंड और इंडोनेशिया, है ना। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का, इसके कारण जो वर्ल्ड है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर मिनरल्स के लिए। ओके, नाउ अब हम ये जो अलग अलग मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, इनका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहले आयरन के बारे में पढ़ेंगे हम। आयरन जो है ऑलमोस्ट सभी डेवलपमेंट के लिए मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी डेवलपमेंटल वर्क हैं उनका बेसिस होता है आयरन, है ना। ये मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाला मेटल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का बैकबोन होता है आयरन, है ना। आयरन का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है मशीन्स, टूल्स और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिए किया जाता है ना। जो मेजॉरिटी है आइटम्स की, सबसे ज़्यादा जो आइटम्स है डे टू डे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं वो सब आयरन के बने होते हैं। तो क्वालिटी, आयरन की जो क्वालिटी है उसकी बेसिस पर
जो आयरन ओर्स हैं वो 4 वैरायटी के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट में 60 से 70% आयरन होता है, हेमेटाइट में 60 से 70% आयरन होता है, लिमोनाइट में 40 से 60% और सिडेराइट में 40 से 50% से भी कम आयरन रहता है। ओके जब ओर्स ऐसे ओर्स जिनमें 30% से भी कम मेटेलिक कंटेंट मिलता है तो वहाँ पर माइनिंग प्रॉफिटेबल नहीं होती है, क्योंकि माइनिंग का जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होता है। इंडिया में जो आयरन ओर के डिपॉजिट हैं वो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। आयरन का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। एज पर एन एस्टिमेट इंडिया शेयर्स अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व ऑफ आयरन ओर। ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी आयरन ओर के रिजर्व्स हैं उनमें से 20% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का है। इंडिया का 6th रैंक है वर्ल्ड में आयरन ओर के प्रोडक्शन में। जापान सबसे बड़ा इम्पोर्टर है आयरन ओर का। ठीक है, आयरन जो है यूक्रेन, यूएसए, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कज़ाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के आयरन और डिपॉजिट्स हैं। साउथ अफ्रीका और साइबेरिया में भी आयरन ओर के डिपॉजिट हैं जो लगभग 60% आयरन कंटेंट देते हैं। ठीक है, इंडिया जो है 20% टोटल डिपॉजिट, वर्ल्ड का जितना टोटल डिपॉजिट है उसका 20% कंट्रीब्यूट करती है। तो ये था आयरन का डिस्क्रिप्शन। नाउ नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट मेटल है वो है कॉपर। कॉपर जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ये अर्लीस्ट मेटल में से एक है जिसे अर्ली मैन यूज़ किया करते थे। अगर हम अकाउंट निकालें तो उसमें हमें समझ में आता है कि जो कॉपर है उसकी शुरुआत इजिप्ट में आज से 5000 BC में लगभग हुआ होगा। ये सॉफ्ट मेटल होता है और हम इससे ब्रोंज़ भी बना सकते हैं बाय मिक्सिंग टिन। कॉपर में टिन मिक्स करके ब्रोंज़ बनाया जाता है, एक नया मेटल तैयार किया जाता है। ब्रोंज़ जो है कॉपर से हार्ड होता है, तो आज के समय पर कॉपर का यूज़ जो है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इंडिया में कॉपर के रिसोर्स जो है झारखंड और राजस्थान में पाए जाते हैं। इंडिया को कॉपर की जितनी ज़रूरत है उसका केवल 1% ही उसे मिल पाता है ना, उसके जो 2 माइंस हैं उनसे, जबकि 99% जो है उसे फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। वर्ल्ड में जो कॉपर के ओर हैं वो सबसे ज़्यादा यूएसए, चिले, पोलैंड, कनाडा, रशिया, कॉन्गो, अमेरिका, ज़ाम्बिया और कज़ाकिस्तान में मिलता है। ये था कॉपर का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट मेटल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट की जो माइनिंग है वो वहाँ पर मिलती है जहाँ पर एल्यूमिनियम निकाला जाता है ना। जहाँ पर एल्यूमिनियम होता है वहाँ पर बॉक्साइट के जो है माइनिंग्स भी होती है। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस सेंडिंग प्रोसेस, है ना। बॉक्साइट में से ही एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो प्रोसेस है इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा सप्लाई का यूज़ करना पड़ता है। एल्यूमिनियम एक लाइट मेटल होता है जिसे यूटेंसिल्स और जो दूसरे हाउस होल्ड गुड्स हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और साथ ही इसका यूज़ एरोप्लेन्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है। आज के समय पर एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये चीप होता है, सस्ता होता है और कॉपर क्योंकि एबंडेंस है हमारे देश में, हमने पढ़ा कि केवल 1% कॉपर इंडिया अपनी ज़रूरत का प्रोड्यूस करता है, बाकी का 99% उसे फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कराना पड़ता है। इसीलिए उसकी जगह पर एल्यूमिनियम की वायर्स और केबल्स का यूज़ किया जाने लगा है। एल्यूमिनियम जो है उन कंट्रीज़ में मिलता है जहाँ पर बॉक्साइट के ज़्यादा खदानें होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी लो कॉस्ट पर होती है। ऑस्ट्रेलिया, जीनिया, जमाइका और ब्राज़ील, है ना, एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में लीड करते हैं वर्ल्ड में। और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया, यूएसए, कनाडा, जापान और जर्मनी,
यहाँ पर भी बॉक्साइट के डिपॉजिट्स हैं। इंडिया में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यहाँ पर बॉक्साइट के डिपॉजिट्स हैं। ओके, तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स थे जिनका अलग अलग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, है ना। मिनरल्स जो है नेचर से मिला हुआ एक गिफ्ट है। ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स हैं। अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो ये रीन्यू नहीं हो सकते या फिर दोबारा ये क्रिएट नहीं हो सकते। इसलिए इन रिसोर्सेज को हमें जुडिशियली और उतना ही यूज़ करना है जितना की ज़रूरत है, ताकि आगे आने वाले जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इसे रिज़र्व करके रख सकें। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि मिनरल्स का यूज़ प्लान्ड मैनर में करना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है और जो दूसरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैं उनमें मिनरल्स के कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है कई कारणों से, है ना। इससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी रेज हो रही है। मिनरल्स जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इन द कंपैरिजन टू द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो मिनरल्स का यूज़ डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट में कर रही हैं, है ना। जहाँ पर केवल 16% वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन रहता है। एग्जांपल के लिए वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, यूएसए, जापान, ये केवल यही 2 कंट्रीज़ मिलकर के टोटल कंजप्शन का 70% ये कॉपर, निकल और एल्यूमिनियम यूज़ करती हैं। इससे जो कंजप्शन है मिनरल का, ये जो बहुत बड़ी मात्रा में ये जो करते हैं कंजप्शन, इस पर इसको रोक लगानी चाहिए। आयरन का जो शेयर है वो 95% है। जितने भी मिनरल्स हैं उनमें से आयरन का शेयर 95% है जो कंज्यूम किया जाता है वर्ल्ड में, है ना। आयरन का कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं मिल पाया है। देयर इज़ टू मच प्रेशर ऑन द अवेलेबल रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्स। इसीलिए जो मिनरल रिसोर्सेज के रिजर्व है इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकें। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वेज दिए हुए हैं जिससे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। पहला है अवॉइड वेस्टेज। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमें मिनरल्स की वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए, इसे हमें कंजर्व करना चाहिए। एफिशिएंट मेथड अपनाना चाहिए एक्सट्रैक्शन में, कि जब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं मेटल तो उनकी जो प्रोसेस है इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए कि उसमें वेस्टेज कम से कम हो। तो इस तरह से हम मिनरल के कंजप्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं। देन रिसाइकलिंग, है ना। कई सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिन्हें रीयूज़ भी किया जाता है, तो हमें मेटल्स का यूज़ जो है मिनिमाइज़ करना चाहिए ताकि जो अवेलेबल डिपॉजिट्स हैं मिनरल के उन पर बर्डन कम हो। मेटल जैसे कि गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब रीयूज़ किए जा सकते हैं रिसाइकलिंग के थ्रू। ठीक है, देन सब्स्टिट्यूट। रिसेंट ईयर में आज जो तत्काल अभी चल रहा है, जो कुछ साल हैं इस समय के, तो कुछ सब्स्टिट्यूट डेवलप हुए हैं, है ना, मिनरल्स के, जो कि मिनरल के कंजर्वेशन को हेल्पफुल बना रहे हैं। तो जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनका यूज़ करके हम जो डिपॉजिट्स हैं मिनरल के उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए उन्हें डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मिनरल्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पावर या एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिनरल रिसोर्स के बारे में मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया उसे आप बहुत केयरफुली सुनेंगे और चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से रीड करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं एनर्जी रिसोर्स या पावर रिसोर्स आपको एक्सप्लेन करूँगी and I will complete my chapter. Okay, till then, goodbye.